राहुल गांधी और उनकी पार्टी इतने साल इस देश में सत्ता में रहे हैं, उसके बावजूद अगर वो अग्निवीर पे सवाल उठाएं, अग्निवीर वाला था इसलिए इसको सम्मान नहीं मिला, ये सब कितना खतरनाक है। सेना का जवान है, वो उसको बड़ी घृणा से देखता है, कहता है क्या इस आदमी को हो गया है, क्या इस पार्टी को हो गया है। इनको समझ में नहीं आता कि सेनाएं क्या करती हैं। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठे, एक नहीं दो बार उठ गए, तो आपके पास क्या फीडबैक था? सेना में सैनिक लोग, ये लोग क्या सोच रहे थे? जब उल्टी चीज़ें सुनता है, कहते हैं बावड़े हो गए। राहुल गांधी क्या सेना में आग लगाना चाह रहे हैं? मैं तो कई बार कहता हूँ कि एक बार उनको सेना में सिपाही भर्ती होना चाहिए। फिर अब एज निकल गई उनकी, लेकिन सिपाही भर्ती होकर नौकरी करके देखनी चाहिए। 62 के युद्ध से पहले सेनाओं को बोला गया था कि आप घर बनाइए, बैरक्स बनाइए, सड़कें बनाइए। ट्रेनिंग क्या करनी? ट्रेनिंग, हम तो शांति प्रिय देश हैं, किसी से लड़ाई नहीं होनी हमारी। फौजी घर और सड़क बना रहे थे। हाँ, मैंने एक चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी को कि क्या कमियां हैं हमारी, किस किस चीज़ की ज़रूरत है। वो चिट्ठी लीक कर दी गई। सारे काम शुरू हुए 2014 में सरकार के बनने के बाद, और ये काम सरकार के 5 साल के कार्यकाल के अंदर पूरे हो गए। मुंबई अटैक के बाद की बात है। सबने काम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग काम कर रहे थे उनको जो है ऐसा कर दिया गया कि वो साइकेट्रिक केस बन गए सबके सब। कोई मिशन पीओके नहीं है। वीडियो इफेक्ट के लिए गाड़ी होगी जिसमें वो चिल्लाएंगे हमको चाहिए आज़ादी। सब नाटक था, और उस नाटक के अंदर हम उसको बढ़ावा दे रहे थे। किसी ने कुछ पेशकश की कि आपको इतने पैसे दे देंगे अगर आप ये फाइल क्लियर कर देते हैं। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारा ये शो जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल से देखते हैं ताकि चीज़ें स्पष्ट नजर आएं और आप बहुत विस्तार से बृहद तौर पर किसी भी विषय को देख और समझ पाएं। आज हम बात करेंगे, जो चुनाव चल रहा है उस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही भारत की जो शक्ति है, भारत की जो सुरक्षा करने के लिए जो डिफेंस फोर्सेस हैं उस पर भी बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे कि क्या नरेंद्र मोदी का जो मिशन पीओके है वो वाकई पूरा हो सकता है या सिर्फ चुनावों में इस्तेमाल होने के लिए एक जुमला भर है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जनरल वीके सिंह मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक कैसे यू। हैं सर आप? ऑल वेल, बिल्कुल ठीक। आपसे मिलकर और खुशी हुई। सर, चुनावी मोर्चे पर क्या दिख रहा है आपको बतौर बीजेपी के सैनिक? क्या आप लोग ये जंग जीत रहे हैं 2024 वाली? देखिए, बीजेपी के सैनिक होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ, एक हमारा टारगेट है, जो कि एक हमारा संकल्प है, और उसके लिए पूरी कोशिश जारी। और मुझे पूरी उम्मीद भी है, पूरा भरोसा भी है कि हमारे सब कार्यकर्ता, हम भी कार्यकर्ता हैं, हम सब लोग उस संकल्प की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। मैं पीओके पे थोड़ा बाद में आऊँगा सर। पहले इस चुनाव में कुछ मुद्दे जो उठ रहे हैं, और स्पेशली आप उस पर बहुत बेहतर ढंग से बता सकते हैं क्योंकि आप सेना अध्यक्ष भी रहे। एक तो राहुल गांधी बार बार जो मुद्दा उठा रहे हैं वो अग्निवीर का उठा रहे हैं कि भाई सरकार एक योजना लाई जो कि आर्मी भी नहीं चाहती थी, पहला आरोप ये है। और दूसरा आरोप ये है कि भाई 4 साल में आपको रिटायर कर दे रहे हैं। मोदी जी खुद तो कुर्सी नहीं छोड़ रहे, लेकिन जवान को 4 साल में रिटायर कर दे रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो एक भ्रांति है कि फौज नहीं चाहती थी या चाहती थी। ये सलाह जो है फौज ने दी, और कई कारण थे। एक टूर ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट होता है कई देशों के अंदर कि आप जाइए, कुछ टाइम सेना में अपनी सर्विसेज दीजिए और वापस नागरिक बनकर आ जाइए। उसके भी कई फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी जो सेनाओं की प्रोफाइल है वो युवा रहती है। दूसरा, आपके क्योंकि वो परमानेंट नहीं है तो शायद इसके अंदर अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के अंदर शायद कुछ पैसा भी बचता है ओवरऑल। और तीसरा ये कि आपको ट्रेंड मैन पावर अलग कामों के लिए मिल जाती है। ये टूर ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट है। इसी को लेके
ये फ़ौज की तरफ से शुरू किया गया और उसके बाद इसका एक जो भी रूप अमल में लाया गया। अब पहला बैच जो है लोगों का अग्निवीर का वो सब यूनिट्स में पहुंच चुका है। जहाँ तक फीडबैक मुझे मिला है, खासकर इन्फेंट्री का, क्योंकि हमारे रेजिमेंट के अंदर भी थे, बहुत अच्छे बच्चे आए, मोटिवेटेड, पूरा जोश है उनके अंदर, सब लोग उनसे खुश हैं। और अभी समय है, 4 साल पूरा होने में समय, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर बदलाव आएगा, क्योंकि हर चीज़ को जब तक आप प्रत्यक्ष ना देखें तब तक वो खराब है अच्छी है ये कहना गलत होगा। मुझे लगता है कि 2 साल 3 साल होने दीजिए और उसके बाद हो सकता है कि इसके अंदर कुछ बदलाव आए। हो सकता है क्योंकि उनकी सबकी क्षमता इतनी अच्छी है कि सरकार भी कहे भाई इसको वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो ये एक ओपन एक चीज़ है जिसके ऊपर सरकार निर्णय लेगी। मुझे पता है कि सेनाएं भी अपनी सिफारिश इसमें देंगी। तो ये कहना जी कि वो उनको ज़बरदस्ती रिटायर कर देंगे, ऐसा नहीं है। और जो लोग ऐसा कहते हैं, मैं कहूँगा कि ये टूर ऑफ ड्यूटी कंसेप्ट पढ़ लीजिए, जिन देशों में, बहुत सारे देशों में, और सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर मैन पावर की कमी है, तो वो चाहते हैं कि सब के सब लोग ट्रेन हो जाएं। चाहे सिंगापुर ले लीजिए, चाहे इजराइल ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, फ्रांस के अंदर भी हुआ ये टूर ऑफ ड्यूटी का कंसेप्ट। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई नुकसान वाली चीज़ है। अभी समय हुआ नहीं है इसके सही आंकलन का। अभी लोग बाग आए हैं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। मतलब ये आप कह रहे हैं कि अग्निवीर का जो पहला बैच आया वो बड़ा शानदार आया है, बहुत शानदार और आया। आपको लग रहा है कि इसमें उस जो आउटकम है उसको देखकर अभी इसमें सुधार की या बदलाव की गुंजाइश है? बदलाव की बहुत, मुझे लगता है कि बदलाव की बहुत उम्मीद है। आप ऐसे सोच के चलिए, आपने अपने काम के लिए 10 आदमी बुलाए, आपने कहा भाई मैं टेम्परेरी काम दूंगा तुमको। आपने कहा 10 आदमी तो सब अच्छा 40 आदमी का काम करते हैं। इन्होंने कहा नहीं भैया, 2 साल के बाद आपने कहा मैं तुमको टेम्परेरी नहीं रखूंगा, मैं तो परमानेंट रखूंगा। होता है। तो ये अभी आंकलन का समय है, अभी चल रहा है। अभी वो यानी कि अपनी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो यूनिट्स में गए हैं, काम चल रहा है। और कई बार खासकर कुछ लोग इसमें भ्रांतियां फैला देते हैं। पीछे एक अग्निवीर ने जो है वो अपने गोली मार ली पंजाब के अंदर, क्या और जी उसको कुछ नहीं मिला, वो शहीद का दर्जा नहीं मिला। परंतु मैं इस लोगों से पूछना, शहीद का दर्जा होता क्या है? उसको कोई सर्टिफिकेट मिलता है क्या? उसको कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं। फौज के अंदर किल्ड इन एक्शन होता है, फौज के अंदर किल्ड ऑन ड्यूटी होता है, फौज के अंदर जब वो ड्यूटी पे नहीं है उसकी एक अलग परिभाषा है, और उसी के हिसाब से सब कुछ उसको दिया जाता है। तो जहाँ तक सुसाइड का मामला है, उसमें सेनाएं उसको उस निगाह, अलग निगाह से देखती हैं। उनके सेरेमोनियल गार्ड नहीं दी जाती। जो कि जवान जो बॉर्डर के ऊपर गोली खाकर दुश्मन की गोली खाई है, उसके अंदर इस जवान के अंदर तो फ़र्क है ना, जिसने अपने आप ही गोली मार ली किसी कारण से, जो भी कारण। तो ये फ़र्क सेनाओं के अंदर होता है। और ये शुरू से है, ये शुरू से, आज से नहीं है। आज से नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं शुरू की। सेना की जो चीज़ें हैं वो नींव है बहुत बड़ी, उसी के ऊपर चीज़ें चलती हैं। तभी भी आज सेनाएं हर चीज़ों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहती हैं। अब बाहर के देशों में अगर पूछा, अमेरिका से मैं जब था तो हम बात करते थे वियतनाम की, ईरान, इराक की, और तो कहते थे जी हमारे यहाँ तो 2 महीने के बाद हमें जाना होता है, बहुत लंबा टेन्योर हो जाता 2 महीने। तो मुझे हंसी आ गई। उनका क्या बात है? मैंने कहा हमारे यहाँ 3 साल करते हैं हम तो। अच्छा, वो कहते हैं आप 3 साल पूरा रहते हो? मैंने कहा हाँ रहते हैं।
आप लोगों को कुछ नहीं होता? मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैंने कहा ये आपके यहाँ होता है। तो हमारी सेनाओं की एक जो है एक खासियत है और ट्रेडिशंस हैं, हम उनको लेकर चलते हैं। पर सर इसमें एक बड़ा प्रश्न ये है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी इतने साल इस देश में सत्ता में रहे हैं, उनको ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सत्ता देखी नहीं है, कि उनको पता नहीं है कि सेना में क्या होता है नहीं होता है। आप सरकार का हिस्सा रहे हैं, उसके बावजूद अगर वो अग्निवीर पे सवाल उठाएं या इस तरह से अगर किसी फौजी ने अग्निवीर के वाले ने अगर आत्महत्या कर ली, तो उसमें ये जानते हुए कि भाई सेना के क्या नियम है, फिर भी ये कहना कि देखो अग्निवीर वाला था इसलिए इसको सम्मान नहीं मिला, ये सब कितना खतरनाक है और इसका सेना पे क्या इम्पैक्ट पड़ देखिए सकता है? बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक। और मैं तो ये कहूँगा कि सेनाओं के बारे में बोलने से पहले आपको अपनी पॉलिटिकल जो भी आपकी विचारधारा है उसको अलग रख देना चाहिए। सेनाएं राष्ट्र की हैं, सब सियासी सोच जो राष्ट्र के लिए है वो उनके साथ है। अब इसके अंदर मीन मेख निकालना गलत है। और मानकर चलिए जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो जो सेना का जवान है वो उसको बड़ी घृणा से देखता है, जो ऐसी बात कर रहा है। जो ऐसी बात करता है। कहता है क्या इस आदमी को हो गया है, क्या इस पार्टी को हो गया है, इनको समझ में नहीं आता कि सेनाएं क्या करती हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वो जो हमने तो देखा नहीं। अरे भाई जब क्या कहते हैं कोई हम लोग कोई कार्रवाई करते हैं बॉर्डर के ऊपर तो क्या सबको बुला के दिखाते हैं क्या? वहाँ पे मंच बनाते हैं क्या? कुर्सी लगाते हैं, देखो भाई अब ये होने वाला है। और जब करने जाते होंगे तो ये सोच के भी नहीं जाते होंगे कि कल को कोई बोलेगा हमने तो नहीं देखा, कुछ नहीं, या कुछ नहीं सबूत होता। देना ऐसा पड़ेगा। नहीं होता कि क्या कहते आपको काम मिला है। और मैं अपने 42 साल के एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ, जब काम मिलता है आपके दिमाग के अंदर सिर्फ वही होता है, अर्जुन की तरह सिर्फ वही काम ही दिखता है। और उस काम के अंदर आप उसको पूरा करके आएंगे, सिर्फ यही सोच रहती है। और उसमें आप जिंदे आए ना आए वो सोच भी आप अलग रखते हैं, वो सोच लेके जाते ही नहीं। सही बात। तो जब ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा, या जैसे आपने कहा कि अग्निवीर पे उठा, तो सेना के लोगों को लगता है कि क्या ही आदमी है या क्या ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठे, एक नहीं दो दो बार उठ गए, तो आपके पास क्या फीडबैक था? सेना में सैनिक लोग, ये लोग क्या सोच रहे थे? सैनिक जो है उसका एक सिंपल हुआ है, जब उल्टी चीज़ सुनता है कहते हैं बावले हो गए हैं। मैं अपने ट्रुप्स की बात बता रहा हूँ आपको। वो उसको मतलब नहीं है, उसको अपनी यूनिट से मतलब है। वो अपनी इज्जत के लिए, अपनी यूनिट की इज्जत के लिए, अपने देश की इज्जत के लिए काम करता, उसको नहीं मतलब है। वो ठीक है न्यूज़ पे सुनता है ये पार्टी ये कर रही है, घर आता है सुनता है, पर जब वो यूनिट में होता है सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर देखता है कि भाई मुझे, अगर मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे देश का सपोर्ट चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। वहाँ जब दिक्कत आती है तो दिक्कत होती है। राहुल गांधी क्या सेना में आग लगाना चाह रहे हैं? मैं तो कई बार कहता हूँ कि एक बार उनको सेना में सिपाही भर्ती होना चाहिए। फिर अब एज निकल गई उनकी, लेकिन सिपाही भर्ती होकर नौकरी करके देखनी चाहिए। देखिए बहुत लोगों को नहीं पता है, हम लोग भी जब कमीशन पाकर यूनिट में आते हैं, हम 3 महीने, और यूनिट की सीओ के ऊपर ये प्रबंध छोड़ा जाता है, वो अपनी तरीके से आपको ये सिखलाने की कोशिश करता है कि जवान की ज़िंदगी क्या है। आप उनके साथ रहते हो, उनके यहीं पर सोते हो, उनके साथ ट्रेनिंग करते हो, उस टाइम अपनी रैंक निकाल देते हो, बाकी काम भी चलता है। आपको मेस में जाना, ड्यूटी चेक करना जाना, ये करना, वो सब होगा क्योंकि आप अफसर हो। लेकिन आप जवान की ज़िंदगी 3 महीने जीकर देखते हो। वो जो हम 3 महीने जो साथ में रहते हैं जवानों के, आप उनकी सब दिक्कतें पता चल जाती हैं। भाई टॉयलेट के बाहर लंबी लाइन लगती है, तभी तो टाइम लगता है उस बेचारे को। तभी वो 4 बजे उठता है ताकि जल्दी से तैयार हो जाए, पीटी के लिए जा सके टाइम के ऊपर। तो आप बाद में उस 3 महीने के बाद जब आप उसको हुक्म देते हैं, आप ये सोच के देते हैं अरे ये गलत हुक्म दे रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से और किसी जगह पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी आपको। और इसीलिए हमारे और जवान के अंदर एक
ऐसी आत्मीयता होती है, परिवार की आत्मीयता होती है। अभी मुझे जो जवान मेरे टाइम के मिलते हैं, उनके साथ जो एक रिश्ता है, हमारे परिवार वाले भी सोचते हैं ये क्या है, और यूनिट के नाम के ऊपर जान देने को सब तैयार रहते हैं। सही बात है। सर, आपका इतना लंबा 40 साल से ज़्यादा का करियर रहा, आपने तो इतनी सरकारें देख ली। जो लोग आज इतना फौज और सैनिकों को लेकर चिंता जता रहे हैं अग्निवीर की वजह से, इन्होंने अपने समय में कितनी चिंता वाकई में जताई, कितनी सुविधाएं दी। कई बार तो हम सुनते थे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं होते थे, जो आपकी हथियार हैं वो अपग्रेड नहीं हो रहे थे। थोड़ी देर आपके बीजेपी वाले एस्पेक्ट को साइड रखकर और सिर्फ फौजी के तौर पे बताइए, वो 4 दशक में आपने जो पिछली सरकारों में देखा और अब देखा। देखिए, एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि एक ये जो उदासीनता है सेनाओं के प्रति, जब से देश आज़ाद हुआ तब से चल रही है। और यही कारण था कि 62 के युद्ध से पहले सेनाओं को बोला गया था कि आप घर बनाइए, बैरक्स बनाइए, सड़कें बनाइए। ये ट्रेनिंग क्या करनी? ट्रेनिंग, हम तो शांतिप्रिय देश हैं, किसी से लड़ाई नहीं होनी हमारी। फौजी घर और सड़क बना रहे थे। हाँ, 62 के अंदर जो हुआ, जहां सैनिक लड़े, उन्होंने पूरा मुकाबला किया। चीन आज भी लोहा मानता है, लेकिन पैनिक कहां पर था? हायर लेवल पे था। अरे आगे सेनाओं को पीछे करो। वो जो भगदड़ जो शुरू हुई हुक्म देने से, वो गड़बड़ थी। मैं आपको एक किताब रिकमेंड करूंगा, कुणाल वर्मा की लिखी हुई है, द वॉर दैट वॉजंट, 1962 करके टाइटल है उसका। उसको पढ़िएगा। जहां हमारे लोगों ने अपने डिफेंसेस बनाए थे और जहां से वो लड़े, चीन वाले आज तक उसको याद रखते हैं। और मैं अपनी यूनिट का आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं तब कमीशन नहीं था, लेकिन मेरी यूनिट की हिस्ट्री इसलिए आपको बता सकता हूँ। यूनिट जो है नामकाछू नदी के ऊपर, बिल्कुल थागला के नीचे लगाई गई, और सवेरे उनके ऊपर हमला हुआ। ऊपर से ये नीचे थे, नाले को लोगों ने सोचा था कि शायद ये नदी है, तो जिन लोगों ने ऊपर से हुक्म दिया उनको नाले का पता नहीं था, चीनी क्रॉस करके आए, चारों तरफ से हमला हुआ। 288 आदमी, जवान, ऑफिसर मारे गए। सिर्फ मात्र 40 लोग, जिसमें से 30 रियर में थे, वो लोग बचे। ये 10-12 जो हैं वो भूटान के रास्ते से निकलकर किसी तरह पहुंच गए। इसके अलावा 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल अवस्था में कैदी बनाए गए। यूनिट पीछे नहीं हटी। ठीक है, हम हार गए तो शायद उसकी हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन जो जिस टाइप का एक्शन था वो अपने आप के अंदर अद्वितीय था। और एक और आपको एक लाइटर उसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जब ये लोग थे तो जनरल कॉल, जिनको कोर कमांडर बनाया गया था, वो आए जब उन्होंने हुक्म दिया कि ये लोग फलां जगह पर डिफेंसेस बनने चाहिए, तो एक सूबेदार साहब थे, तो उन्होंने कहा जी कि सवाल पूछना। बाद में उन्होंने जनरल साहब उनका सब पूछो, तो उनका साहब एक सवाल है, हम दूसरे विश्व युद्ध में भी लड़े, लेकिन आज तक हमने कभी ऐसा डिफेंस नहीं बनाया जिसमें हम नीचे हो दुश्मन ऊपर हो। नाराज़ हो गए, कोर्ट मार्शल करो इसका। किसी तरह उनको बचाया गया। और उस आदमी ने ठीक दिमाग से अपनी बात बताई, प्रैक्टिकल बात बताई थी। और हम नीचे गए, ऊपर से हमारे ऊपर गोले भी ऊपर से पड़े, सब कुछ जो है, हम लोग शुरू में ही डोमिनेट हो गए। और जबकि हमारे पास मौका था कि हम ऊपर बना सकते थे। सामान नहीं था हमारे पास कुछ भी। ये यूनिट जो है वालोंग में अपने डिफेंसेस हैंड ओवर करके
मथुरा जा रही थी, रास्ते में इनको रोका गया, उनको कहा गया मीसामारी से ऊपर चढ़ जाइए जाइए। ठंड के कपड़े नहीं थे और नेहरू जी ने पार्लियामेंट में बोला हमने सब सुविधाएं दे दी हैं। अब ये जो उदासीनता है आगे तक चलती रही, कहीं ना कहीं एक वो था ठीक है बड़ा खर्चा होता है, हाँ खर्चा होता है भाई। आप अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी किस लिए लेते हो? आप बचे रहो, आपको नुकसान ना हो, तो उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। आप कम पैसे वाली इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ आपने कुछ किया नहीं और ये जो उदासीनता बहुत समय तक चली। आपको याद होगा मैंने एक चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी को कि क्या कमियां हैं हमारी, किस किस चीज़ की ज़रूरत है। वो चिट्ठी लीक कर दी गई, सीक्रेट चिट्ठी थी और बाद में कवर किया गया कि नहीं जी एक जूनियर ब्यूरोक्रेट ने पीएमओ के अंदर शायद वो लीक कर दी। प्राइम मिनिस्टर को लिखी हुई चिट्ठी, सेनाध्यक्ष ने, और सारी चीज़ें उसमें थी कि हमारे पास क्या कमी है, क्या किस चीज़ की हमको ज़रूरत है। हमने उस समय पर क्यों लीक हुई सर? हाँ जी, क्यों लीक की गई? पता नहीं, उस टाइम शायद एक मुहिम तैयार की जा रही थी मेरे खिलाफ। तो उसमें ये भी था कि इनको किसी तरह से इनका चरित्र हनन कर दिया जाए, इनके ऊपर जितनी कीचड़ उछालो उतनी उछाल दी जाए। बहुत चीज़ें हुई, लेकिन एक कमी थी और हमको ये कमी खटकती रही है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूँगा 2014 के बाद इसमें बदलाव आया है, इस सोच के अंदर बदलाव आया है। और आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, 2011-12 में हमने अपने उत्तरी बॉर्डर के ऊपर तकरीबन 72 प्रोजेक्ट थे रोड के, कनेक्टिविटी के। कोई काम शुरू नहीं हुआ, ना 2012 में नहीं हुआ, यानी कि हम कहते रहे। अब काम तो तब शुरू होता है ना जब पैसे दिए जाते हैं। 2013 में कुछ नहीं हुआ, मैं 2012 में रिटायर हो गया। ये सारे काम शुरू हुए 2014 में सरकार के बनने के बाद, और ये काम सरकार के 5 साल के कार्यकाल के अंदर पूरे हो गए। ये फ़र्क है। तो एंटनी साहब तो सर संसद में कहते थे कि हमने चाइना के बॉर्डर पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया ताकि उनको कोई ऐसा डर ना लग जाए कि भारत कुछ हमला कर देगा। मैं कह रहा हूँ एक सोच अलग थी, वो सोच अलग थी। उस सोच के अंदर सेनाओं की सुदृढ़ता के लिए समय नहीं था, सोच नहीं थी, पैसा नहीं था कि हमारी सेनाएं और अच्छी बन सकें। और इसीलिए इस पूरे सिस्टम के अंदर एक कमी आ गई। सर पहले जब डिफेंस डील्स होती थी तो हम लोगों के लिए भी अच्छी बात ये रहती थी कि बहुत खबर मिलती थी कि इधर दलाली खाली, उधर ये हो गया। आजकल नहीं आती। आजकल नहीं आती। ये कैसे बदल गया है? नहीं, देखिए ये बदला इसलिए कि कई चीज़ें जो हैं, जो एक कहना चाहिए सेनाओं को वित्तीय जिम्मेवारी जो दी गई अलग अलग लेवल पर, ताकि वो अपने सामान के लिए ये जो पुराना जो सिस्टम बना उसके अंदर ना जा सके। वो जो भी जनरल फाइनेंशियल ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से चलेंगे, लेकिन उनके पास ये सहूलियत है कि अगर उनको इमीडिएटली कोई चीज़ लेनी है वो ले सकते हैं। ये नरेंद्र मोदी ने आने के बाद किया। हाँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिससे आज की तारीख में, उदाहरण के तौर पे आपको ड्रोन लेना है। पुराना सिस्टम होता था आप ड्रोन की रिक्वायरमेंट देंगे, इतना ऊंचा उड़ना चाहिए, उसके इतने पंख होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद वो जाएगा, इवेलुएट होगा, आपके पास 2-4 वेंडर आएंगे, फिर उनकी ट्रायल होगी, और ट्रायल होने के बाद फिर इवेलुएशन होगा। उसके बाद शायद आपको सुनने को मिले वो अरे उसका नहीं हुआ, उसका हो गया। यही होता था पहले। अभी क्या है कि उनको लेना है, वो ट्रायल करेंगे, जो उनको चीज़ अपनी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिहाज से चाहिए
जो भी वित्तीय हुक्म है उनको मद्देनज़र रखते हुए वो ले लेगा। ट्रुप्स को उसकी कमी नहीं होगी। मतलब सब सेना पे आ गया कि आप कर लो। काफ़ी इसमें एक स्वतंत्रता दी गई है ताकि सेनाओं को अपनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए कमी ना झेलनी पड़े। सर, जब हम इतना बदलाव नरेंद्र मोदी के आने के बाद सेनाओं में देख रहे हैं, और इसकी तो आजकल चर्चा भी होती है, और दो उदाहरण सामने हो गए। एक नरेंद्र मोदी के आने के बाद अगर घर में घुसकर ठोकने की बात होती है, और दूसरा अभी आपने बताया कि 62 का युद्ध जो है वो हम फौज की वजह से नहीं, प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व था या सोच थी उसकी वजह से हारे। तो वो डिफरेंस सामने है लोगों के। लेकिन जब आप सेनाध्यक्ष थे उस समय में, आपको कुछ याद आता है कि कौन से ऐसे डिसीजन थे जो आपको लगता था कि हम भारत को मजबूत करने के लिए कर सकते, या जैसे मुंबई अटैक हुआ उसके बाद क्या परिस्थितियां थी? आप उस वक्त भी घुस के ठोक सकते थे अगर सेना इतना मजबूत थी? देखिए, मुंबई हमले के बाद उस टाइम एनएसए कौन थे आपको याद होगा। उन्होंने अलग अलग एजेंसियों को बुलाया, सेनाओं के लोगों को भी बुलाया कि भाई इसका क्या कर सकते हैं। आप थे उस मीटिंग में? ये मुंबई अटैक के बाद की बात है। सबने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। किसी ने कहा हमारा मैंडेट नहीं है, किसी ने कहा जी कि कुछ किया नहीं जा सकता। और मुझे याद है कि जब मैं चीफ बनकर आया तो हमारा जो एक डिपार्टमेंट था उन्होंने कहा कि जी ये हुआ है। नारायणन साहब थे। उसके बाद इसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोग बैठे और हम लोगों ने कहा कि हमारे पास भी कुछ इंटेलिजेंस आनी चाहिए ताकि अगर कुछ हो रहा है तो हम हमारे अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए कि अगर कुछ हो तो हम उसका उत्तर दे सकें। और इसीलिए टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न जो है वो बनी। उसमें कोई टेक्निकल कुछ नहीं था, नाम के लिए टेक्निकल रखा गया था। उसके अंदर कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं थी। ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंडेंट था सब कुछ। उसमें उसको मजबूत किया गया ताकि हमको दूसरी तरफ की भी खबर मिल सके। और क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम में भी कमी है, उसके बारे में यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगा, पर एक कमी है। तो एक सिस्टम तैयार किया गया और वो सिस्टम अच्छा बना। हमारी बहुत जगह पर पहुँच बढ़ी, हमें बहुत अच्छी चीज़ें को पता लगने लगा, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ गई जो कैपेबिलिटी पहले नहीं थी। अगर वो चलती तो शायद और अच्छा उसको बनाया जा सकता था। अब क्योंकि वो पायलट प्रोजेक्ट था तो जब मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा था मैंने उस फाइल में लिखा कि भाई ये पायलट प्रोजेक्ट था, अगर अगले सेनाध्यक्ष इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। इसका हमको यही एडवांटेज मिला। पर जो भी है उस टाइम जिस कारण जो भी थे वो सिस्टम ही बंद कर दिया गया, बल्कि जो लोग काम कर रहे थे उनको जो है ऐसा कर दिया गया कि वो साइकेट्रिक केस बन गए सब के सब। अरे बाप रे! तो एक कैपेबिलिटी आपने ख़त्म कर दी। और देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस के अंदर सोर्स बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। दूसरी जगह पर सोर्स बनाना बड़ा मुश्किल है। और सोर्स जो है वो एक ही आदमी पर विश्वास करता जिसने उससे पहले आके बात की है। ये उसकी और आपस के ट्रस्ट की बात होती है। वो आदमी चला गया, वो दूसरे के साथ नहीं जाता फिर। अब आज अगर आप कहो कि नहीं जी टीएसडी को दोबारा बना दो, उनको लगेगा टाइम करने के अंदर। वो जो चीज़ आपने हासिल की 2 साल के अंदर, ख़त्म, वो सोना गया। तो आजकल जो कई खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान में कई लोग जो है, कई आतंकवादी जो है वो ऐसे ही मर जा रहे हैं चलते फिरते, और उसमें भारत का नाम आ रहा है कि भारत ही अपने दुश्मनों को निपटा दे रहा है। देखिए, मैं क्योंकि विदेश विभाग में भी रह चुका हूँ,
मैं ये कहूँगा कि भारत अपने बचाव के लिए जो कुछ करना है वो करेगा, और कैसे करता है, क्या करता है, उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, और उसको जिस भी तरीके से आप रोक सकते हैं वो देश हित की बात। बहुत कुछ है इसमें जो समझना चाहें। लेकिन सर, जब हम पीओके, मिशन पीओके की बात करते हैं, अब मैं उस पर आना चाहूँगा। नहीं, पहले चीज़ तो कोई मिशन पीओके नहीं है, ठीक है, पीओके है। पीओके है। तो ये जो बार बार अभी रक्षा मंत्री जी भी, राजनाथ जी भी कह चुके हैं कि भाई पीओके तो आएगा। ये पीओके की जो सोच है कि भारत पे पीओके आएगा, अखंड भारत, ये रियली पॉसिबल है? ये कैसे संभव है? और क्या ये चुनावी जुमला तो नहीं है? देखिए, पीओके या पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर, जिसमें गिलगित शामिल है, बाल्टिस्तान शामिल है, वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने नीचे पकड़ रखा है, वो सब शामिल है, भारत के अभिन्न अंग हैं, थे, रहेंगे। अभी कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। शायद अगर 48 के अंदर हम माउंटबेटन की सलाह पर यूएन नहीं जाते या लड़ाई नहीं रोकते तो हो सकता है इसकी ये आज इसकी बात ही नहीं कर रहे होते। लेकिन वैसा नहीं हुआ, और एक हकीकत हमारे सामने आई, सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया, कराची सीज़ फायर एग्रीमेंट 1949 का, उसके तहत सीज़ फायर लाइन बन गई। सीज़ फायर लाइन से भी बड़ी दिक्कतें थीं, और 71 की लड़ाई के बाद हमने कहा कि हम ये जो गलत फैसला लिया गया है इससे हमें निकलना चाहिए। तो हमने ग्राउंड के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई, हमने सीज़ फायर लाइन को निकाल के बाहर फेंक दिया। हमने कहा हम ये कराची एग्रीमेंट, यानी अप्रत्यक्ष रूप में हमने ये बोल दिया कि कराची एग्रीमेंट का हमारे साथ कुछ वो नहीं, लेना देना नहीं, वो गलत चीज़ थी, वो गलत जाए। और अब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, और लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एग्रीमेंट था 1972 का, उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है। उसमें कहते हैं कि नो साइड डिस्पाइट डिफरेंसेस टू द कॉन्ट्रेरी शैल अटेम्प्ट और चेंज द लाइन एज डिलीनिएटेड अंडर दिस एग्रीमेंट। एक तरीके से आपने उनको कह दिया कि इसको हम वही दर्जा दे रहे हैं आज जो कि हमारे बाकी सीमा का है। तो अगर आप हमको यहाँ पर तंग करोगे, हम कहीं भी आपको हमला कर सकते हैं। हम मानकर चलिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमला नहीं हुआ उसके बाद, 72 के बाद। पहली एक अटेम्प्ट जो मैं कहूँगा जो कि हुई वो 1999 के अंदर हुई, कारगिल के टाइम पर, जब उन्होंने इस लाइन को चेंज करने की कोशिश की। और उस समय हमारे पास मकसद बहुत साफ था, हम कहीं भी जा सकते हैं। और जिस दिन हमने कहा हम कहीं भी जा सकते हैं, लड़ाई रुक गई। हमको भी पता है कि वो हिस्सा जिसके ऊपर, जिसको हम पीओके बोलते हैं, उस हिस्से में हालात अच्छे नहीं है। मैंने तो बहुत पहले बात है, कई बार मुझसे लोगों ने पूछा, मैंने कहा शांति रखिए, वो लोग अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि मेरा देखा हुआ है, 2005 के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जम्मू और कश्मीर में, आया था मुजफ्फराबाद की तरफ से, काफ़ी उसमें नुकसान हुआ। हमने अपने लोगों की मदद की, अपने लोगों के लिए खाना पहुंचाया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरे पार लोग बाग हाथ ऐसे पसार के कहते थे हमको भी दे दो। पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान नहीं पहुंचा उनके पास लोग, हमारी तरफ से उनको एक तरह से मानवता के आधार पर उनको चीज़ें दी गई। तो अगर ये हालत है वहाँ पर, तो एक ना दिन तो आएगा जिस दिन वो कहेंगे कि बहुत हो गया। अभी वहाँ पे सड़क पे नारे वारे लगने शुरू हो गए। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो इसीलिए मैंने तो बहुत पहले से कहा है, थोड़ा धैर्य रखिए। वो ज़्यादा दिन तक पाकिस्तान के कब्ज़े में रहने वाले नहीं हैं।
आगे की सोचनी चाहिए हमको कि आगे हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और मानकर चलिए जो हालात आज चल रहे हैं पाकिस्तान के, ये एक दिन वहाँ के लोग ज़रूर कहेंगे कि हमको इनके नीचे नहीं रहना। तो वो दिन आपको कितना दूर दिखता है? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए डायनेमिक्स अलग अलग होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। और मेरा अपना विश्वास है कि इस चीज़ को धैर्यपूर्वक हम देखते रहें। और मुझे उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक होंगी। थोड़ा इसको अगर और समझें कि पीओके के लोग अगर ये मन बना लें कि हमको भारत के पास ही जाना है, उसमें फिर भारत की भूमिका क्या होगी और फौज की भूमिका क्या होगी? देखिए वो तभी मैंने कहा कि हमको अलग अलग सिनेरियोज़ के बारे में सोचना चाहिए, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, वॉर गेमिंग करनी चाहिए। होता है तो हम क्या करेंगे, कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे वहाँ पर वो चीज़ लाने की कोशिश करेंगे जो हमारी तरफ के हिस्से में है, ताकि लोग बाग शांतिपूर्वक विकसित राष्ट्र के अंदर रह सकें। क्योंकि फिर ये नहीं हमने देखना कि वो हमारे लिए एक नासूर बन जाए, वो नहीं होना। आपके टेन्योर में जो कश्मीर था वो कैसा था? अगर आप देखें, अगर 2004 से आज तक देखें, बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। कई बार क्या होता है कि इस मामले में अगर आपकी पॉलिसीज़ एक सार नहीं होती हैं तो गड़बड़ होती है। आपको एक चीज़ बनानी है कि मेरे को ये करना है, और उसके बाद पूरा सरकार का तंत्र उस चीज़ को लेकर चले। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं जी आज फलां आदमी बदल गया तो इसको बदल दो, फिर गड़बड़ होती है। और उसमें पूरी सरकार जब तक नहीं लगेगी तब तक काम नहीं होता, क्योंकि सरकार के हर डिपार्टमेंट का वहाँ पर काम है। सेनाओं का काम है, सेनाओं का जो काम है सेना करेंगी, उसमें पुलिस बल शामिल है वो भी उनके साथ रहेंगे, उसमें अर्धसैनिक बल हैं वो भी उनके साथ रहेंगे। सिक्योरिटी के अलावा भी तो और चीज़ें हैं। मैं ये कहूँ कि जो विकास होना चाहिए था कश्मीर में, अगर वो होता और जितना पैसा भारत ने लगाया है तो शायद आज कश्मीर का रूप ही अलग होता। तो पैसा जा कहाँ रहा था? 3-4 परिवारों में? महल बन रहे थे, लोग वो बहुत लोग, वो 3-4 परिवार नहीं, कई लोग उसमें बेनिफिशरीज हैं। यानी उस टाइम भी 2004-2005 में श्रीनगर में जितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी कहीं नहीं थी, नए नए घर बन रहे थे। कहाँ से आ रहा था पैसा? और आपको अंदाज़ा लग जाएगा आज शायद पूरे कश्मीर में इतने टेररिस्ट ना हों। मैं 1 साल और 10 महीने के करीब कमांड में रहा, विक्टर फोर्स के कमांड में। हमने तकरीबन 400 आतंकवादी मारे, कोई किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठी। क्लीन ऑपरेशन थे, इंटेलिजेंस ड्रिवन थे, हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी का अच्छा तालमेल था। इलाका शांत हो गया। आज पूरे कश्मीर में 400 नहीं है हम तो उस टाइम के हालात और अब के हालात में फ़र्क है, और अब जब 370 चला गया तो और फ़र्क आ गया है। 370 का इम्पैक्ट क्या था ये जो चीज़ें बढ़ी हुई थी इस पर? देखिए 370 का इम्पैक्ट मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से बोलता हूँ। पहली बार कश्मीर गया था जब मेरे पिताजी वहाँ पे पोस्टेड थे। 1962 से पहले की बात है। स्कूल में छुट्टियों में मैं वहाँ पर गया था, और मुझे याद है हम लोग श्रीनगर गए, कहीं किसी दुकान से कुछ लिया होगा तो एक बुज़ुर्ग आदमी तो कहा, बेटा इंडिया से आए हो? ऐसे मैं भी मुझसे कहा हाँ जी। बाद में आकर मैंने अपने पिताजी से पूछा ये इंडिया नहीं है क्या? वो भी हंसे, बोले यहाँ के लोग सोचते हैं कि इंडिया नहीं है। ये फ़र्क था 370 के रहने से। लोगों के दिमाग में एक बैरियर बन गया था कि हम भारत में नहीं हैं, हम अलग हैं। चाहे वो ये भी ना बोलते हो कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो अपने आप को अलग समझने लग गए थे। ये 370 के कारण था
ये जब तक नहीं हटता तब तक लोग बाग स्वाभाविक तौर पर न विकास के अंदर शामिल हो सकते हैं, ना विकास करवा सकते हैं, ना ही वहाँ पे कोई प्रगति हो सकती है। मुझे किसी ने अभी रिसेंटली ये बताया कि मैं कई बार कश्मीर जाता रहता था और पहली बार ये हुआ कि जब मैं कश्मीर गया तो वहाँ किसी ने नहीं पूछा कि तुम इंडिया से आए हो। 370 हट गया होगा। हाँ 370 हट गया। देखिए 370 का ये मेंटल बैरियर था और मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसको, जब ये अस्थाई एक चीज़ थी तो इसको रखा क्यों गया। ये तो बहुत पहले हट जाना चाहिए था। सर, जब अब ये कश्मीर में आप लोग प्रयास कर रहे थे बतौर सैनिक या सेना प्रयास कर रही थी चीज़ें नॉर्मलाइज हों, और फिर इधर एक सेंटर में सरकार बैठी हो जो अलगाववादियों से बात कर रही है, जिनका नाम ही आपने अलगाववादी रखा हुआ है, सेपरेटिस्ट, तो वो आपको फ्रस्ट्रेट करता था कि इनसे क्यों बात हो रही है, जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमको नहीं करनी है बात भाई। करनी नहीं चाहिए। ये एक जो गलत धारणा लोगों के मन में बनी ना, अरे जिलानी साहब से बात कर लो शायद ठीक हो जाएगा। अरे जिलानी साहब तो उसका मज़ा ले रहे थे। उनके टाइम में होता क्या था, उन्होंने कहा कि मैं फला जगह मीटिंग करने जा रहा हूँ, उससे पहले एक युवाओं की टीम जाएगी, सब बंद करो बंद करो बंद करो, सब दुकानें बंद हो जाएंगी। कोई आदमी तंग नहीं होना चाहता, दुकानदार है, व्यापारी है, अपनी गाड़ी भी हटा लेगा। उसके बाद उनका काफिला आएगा, अखबार में छपेगा। शहर बंद था और उसमें वो आपके वीडियो इफेक्ट के लिए गाड़ी होगी जिसमें वो चिल्लाएंगे हमको चाहिए आज़ादी। सब नाटक था और उस नाटक के अंदर हम उसको बढ़ावा दे रहे थे कि अजी हम उनसे बात करेंगे। किस लिए बात करनी है? वो आपके देश, वो आप अपने आपके देश में रहना ही नहीं चाहते, उनको तो भेज देना चाहिए था, बच्चे कहीं बाहर पढ़ाते हैं। तो ये 370 का हटना ज़रूरी था और मैं तो कहूँगा कि चिरकाल तक लोगों को इस सरकार को बधाई देनी चाहिए और याद रखना चाहिए कि उन्होंने इस चीज़ को जो बहुत पहले हट जानी चाहिए थी हटा दी। ये लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे लगता है शायद आप बोल रहे हैं तो लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। मैं तो कई बार ये कहता हूँ कि जिन्होंने अपने, मतलब जिनको इतनी कश्मीर की चिंता थी, अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज रहे थे और वहाँ के गरीबों के बच्चों को पत्थर दे रहे थे कि तुम पत्थर चलाओ, तो इतनी मोहब्बत थी तो अपने बेटे को, बेटियों को भी बोलते ना कि तुम भी चलाओ पत्थर, तुम भी आज़ादी के नारे लगाओ। पत्थर से पहले ग्रेनेड फेंके जाते थे। बच्चे जो है वो 50 रुपये के अंदर, 50 रुपये में 50 रुपये में उनको बोला जाता है फेंक के आ जाओ, 50 रुपये ले जाओ। फिर वो 100 रुपये हुए। हमने अपने तरह का जो हमको ग्रेनेड ला के दे देगा हम उसको 500 रुपये देंगे। ग्रेनेड फेंकने बंद हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं हो सकती हैं, लेकिन 370 हमेशा एक दिमाग के अंदर बाधा था। और एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 2004 में जब मनमोहन सिंह गए थे तो उन्होंने, जब ये रोड खुल रही थी, उन्होंने कहा था कि भाई देखिए हम सीमाएं तो नहीं बदलेंगे, लेकिन हाँ हम आवागमन आसान कर देंगे। जो वहाँ पे आम मानसी था उसने क्या कहा, भाई जब सीमाएं नहीं बदल रही हम बंदूक क्यों उठा रहे हैं? यही 370 के साथ हुआ। भाई ये बैरियर ही नहीं है अब हमारे दिमाग में, तो हम फालतू की चीज़ों में क्यों पढ़ रहे हैं? अपना विकास करें, दुकान करें, पढ़ें, बिजनेस करें, अपने परिवारों को बढ़ाएं। ये फ़र्क है। लेकिन अगर आम आदमी को ये समझ में आ रहा था या अब आ रहा होगा कि भाई 370 हटने के बाद कश्मीर में कितना विकास हो रहा है, उनको भी तो ज़मीन पे दिख ही रहा होगा ना भाई कि हमारे पास नहीं आता था, इनका महल बन रहा था, हमारा नहीं बन रहा था। बावजूद इसके ये जो परिवारवादी पार्टियां वहाँ पर हैं वो इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि इलेक्शन होगा तो हम ही फिर जीतेंगे? देखिए किसी भी चीज़ के अंदर अपना बेस बनाने में समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी का जो बेस होना चाहिए था वो बेस नहीं बन पाया। पहले अलगाववाद था, कोई भी, आपने कहा कि मैं, अब वो एक सरपंच की हत्या हुई ना, वो जानबूझ के की गई है ताकि लगे कि हाँ भाई जो पार्टी में जाएगा उसकी हम हत्या कर देंगे।
सोच वो है, पाकिस्तान वालों ने नहीं कहा होगा उसको, लेकिन ये किसी की सोच है कि ये पार्टी बढ़ गई तो फिर हमारा क्या होगा। तो डर पैदा कर दो। 90 के दशक में जब आतंकवाद शुरू हुआ, गुल शाह उस समय मुख्यमंत्री थे। पहली चीज़ उन्होंने क्या की, सब स्कूलों के अंदर मदरसे वाली शिक्षा होनी चाहिए। पढ़ाने के लिए कौन आए? वो लोग जिनको वहाँ से पार से आदेश मिलते थे। तो आपने बच्चों को बदलना शुरू कर दिया। साथ साथ जो पाकिस्तान में ट्रेन होकर आए, वहाँ का जुम्मे की नमाज में अगर कोई नहीं आया तो उसको गोली मार दी जाएगी। आम कश्मीरी काम कर रहा है, नहीं जा पाया जुम्मे की नमाज में, एक दो को मार दिया उन्होंने, सब जाते हैं। और वहाँ पे बाद में मौलवी साहब क्या सुनाते थे, वो जो कि आतंकवादी लिख कर देते थे। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें की गई और शायद इसको हमने पकड़ा नहीं उस टाइम पर। फर्ज कर लीजिए उस टाइम 370 आप हटा देते, फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? मैं मान के चलता हूँ कि फर्क पड़ता। इसको तो जितनी जल्दी आप हटाते उतना ज़्यादा फर्क पड़ता। सही बात है। शायद वो इच्छा शक्ति नहीं थी, या इच्छा ही नहीं थी, शक्ति तो बात की बात। इच्छा नहीं थी, शक्ति भी नहीं थी, इच्छा भी नहीं थी। सर वो 90s में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, वो दौर आपको याद है कश्मीर का? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। मैं ये कहूँगा कि बहुत बुरा हुआ, और वो एक तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पाकिस्तान की तरफ से किया गया। और हमारे लोग उस चीज़ को ना समझ पाए, ना कुछ कर पाए, और उसके अंदर उनको वहाँ से भागना पड़ा। बहुत निशंसता के साथ हुआ। एक मूवी भी बनी उसकी। जी बिल्कुल। वाक़या उसमें बिल्कुल सही है। कोई आज अगर कहे कि गलत है तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ। बिल्कुल सही उसमें चीज़ दिखाई है। तो उस मूवी को भी प्रोपेगेंडा बता दिया गया है। दिक्कत वही है ना कि हमारे अपने ही लोग हैं जो इस उसमें लगे हुए हैं कि अपने खुद के फ़ायदे के लिए वो देश को तबाह कर दें। उनके लिए देश का मतलब है उनका घर। सर एक पाकिस्तान हो गया अपना पड़ोसी, एक दूसरा चाइना है। चाइना को लेकर पहले की सोच और अभी की सोच में क्या फ़र्क है? अभी तो क्रिटिसिज्म ये है कि नरेंद्र मोदी डरते हैं चाइना से, लेकिन आपने चूंकि दोनों दौर देखे हैं, पहले का दौर और अभी देखिए, का। चाइना को जिस तरीके से टैकल करना चाहिए उस तरह से टैकल किया जा रहा है। कोई डरता नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें पहले नहीं होती थी अब हो रही हैं। जैसे पहले कभी आपने इतनी कन्फ्रंटेशन नहीं की थी जितनी आज कर रहे हैं। पहले एक एग्रीमेंट था, उसको फॉलो किया जाता था। वो आपके इलाके में आ जाते थे तो आप झंडा दिखाते थे, बैनर दिखाते थे, वापस जाओ ये हमारा इलाका है। आप जब ऐसे इलाके में जाते थे जो आप सोचते आपका है और वो उसको क्लेम करते थे, वो आपको झंडा दिखाते थे। चीज़ें चलती रहती थी। कई जगह धक्का मुक्की मामूली होती थी, ज़्यादा नहीं। अब नहीं होता। अब उनको करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता कि करें कि ना करें। ये रणनीति, ये स्वतंत्रता काम करने की, ये 14 के बाद आई है, इससे पहले नहीं थी। सैनिक तो वही था, वो तो तब भी इनको सैनिक ठोक तो सकते। देखिए, सैनिक को कोई वो नहीं है, लेकिन अगर सैनिक को ये लगे कि भाई उसने अगर ये कर दिया तो उसका ही कोर्ट मार्शल हो जाएगा, वो नहीं करेगा बेचारा। सैनिक बहुत चीज़ें करता है जो ना आपको पता है ना किसी और को पता है, वो कर देता है। अब वो अपनी रिस्क पे करता है। कल कुछ उसमें गड़बड़ हो गई तो हो गया उसका काम, इसके बारे में बात भी नहीं करता, वो चुप रहता है। तो लेकिन जब उसको लगता है कि सरकार का हाथ उसके कंधे पर है या उसकी पीठ पर है तो थोड़े से विश्वास के साथ करता है। उसको ये डर नहीं लगता कि भाई मेरा कोर्ट मार्शल हो जाए। तो विडंबना ये है कि जिनका चुनावी चिन्ह हाथ है, उन्होंने ही फौजियों के कंधे पे हाथ नहीं रखा हुआ था। बहुत बार चीज़ें सोचनी पड़ती थी।
होती हैं कई बार, धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं और एक नकारात्मक कॉशियसनेस थी। ये कॉशियसनेस भी दो तरह की है, ठीक है, आप सावधान हैं, लेकिन अगर आपकी विचारधारा अगर नकारात्मक है तो आप कहेंगे अरे ये मत करना, छू दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर इसमें सकारात्मकता है तो आप कहोगे गड़बड़ हो जाएगी तो क्या होगा, किसी का हाथ है मेरे ऊपर। ये फर्क है। वो कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी ने दिया है कि करो ठोको देखेंगे। सर ये भी बताइए, अभी आप लद्दाख भी होके आए, आप बता रहे थे एक बड़ा वहाँ मुद्दा जो बना, सोनम वांगचुक साहब ने कुछ मुद्दे उठाए और उसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारी तरफ के लोग चीन की सेना में भर्ती हो रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, सोनम वांगचुक जी बहुत बुद्धिमान आदमी है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें वो इसलिए बोलते हैं कि उसमें उनको पब्लिसिटी मिले और शायद उनके अंदर तथ्य नहीं होता। तो मैं आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूँगा कि जो कह रहे हैं वो गलत है। कोई चीन की सेना में भर्ती नहीं हो कुछ रहा? नहीं, सब कहने की बात है। और मैं कहता हूँ कि आप हमको दिखाइए। ठीक है, हमारे पास बहुत जगह सेना में भर्ती होने के लिए, हमारे लोग आते हैं, सेना में भर्ती क्यों नहीं होंगे? लद्दाख स्काउट में कौन जाएगा? लद्दाख ही जाएगा ना, और तो कोई नहीं जाएगा। क्योंकि मतलब इस चीज़ को सुन के देश के बाकी हिस्सों में जो लोग थे वो थोड़ा घबरा गए कि भाई ऐसा तो नहीं हो ऐसा रहा। कुछ नहीं। तो कई बार क्या है कि लोगों की कुछ राजनीतिक आकांक्षाएं होती हैं, और जब राजनीतिक आकांक्षाएं होती हैं तो क्या कह जाएं उसका पता नहीं चलता। तो लोगों को भी थोड़ा हर बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक देखिए, और उदाहरण है सर। सच और झूठ में सिर्फ 4 उंगली का फर्क है, इतना। सुनी हुई बात और देखी हुई बात में फ़र्क है। अगर आपने खुद देखी है वो सत्य है, अगर आपने सुनी है तो फिर वो व्हाट्सएप वाली झूठ है। सर एक कहा सुना किस्सा भी है जो आज की पीढ़ी को नहीं पता होगा, मैं थोड़ा सा उसको खंगाल रहा हूँ। आपके ज़माने में एक बड़ी अफवाह उड़ गई कि सेना जो है वो दिल्ली पे कब्जा करने जा रही थी और ऐसी खबरें छप गई थी। वो दौर थोड़ा अगर आप बताएं, बहुत सारा हमारा यूथ जो है वो नहीं जानता कि ऐसे कैसे हो गया कि पाकिस्तान में तो हो जाता है, लेकिन खबर उड़ गई कि भाई चल पड़ी है फौज, सेना जो है वो दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने। देखिए क्या है, उस टाइम के हालात ऐसे थे कि कुछ ना कुछ वीके सिंह के खिलाफ किया जाए। हमारी सेनाएं, और मैं बहुत विश्वास के साथ, बहुत आस्था के साथ, और क्योंकि मेरी पूरी फैमिली फ़ौज के अंदर है, कहना चाहूँगा हमारी सेनाएं संविधान की कसम खाती हैं, संविधान के ऊपर आस्था रखती हैं, विश्वास रखती हैं, और वो कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगी जो लांछन उनको पर लगाने की कोशिश की गई। वो मूवमेंट किसी कारण से थी, वो कारण भी मैं आज आपको नहीं बता सकता क्योंकि उसमें कुछ इन्वॉल्व था, कहीं बाहर जाने का मामला था। उसके लिए ज़रूरी था कि अगर वो हुक्म मिलता है, क्योंकि वो खबर हमारे पास थी कि कहीं पर गड़बड़ हो रही है, हो सकता है कि हमको वहाँ पर जाना पड़े। सर्दी के दिन थे, घना कोहरा था, आपको जहाज़ कहाँ से पकड़ने पड़ते? हिंडन से पकड़ने पड़ते। अगर उनको बोला जाता कि आप हिंडन चले जाओ, तो जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं दुनिया के अंदर, उनको पता चल जाता। 26 जनवरी का टाइम आने वाला था, आप उनको कहें कि दिल्ली आ जाओ, बहुत सिंपल काम था। अब उसको तोड़ मरोड़ कर किसी ने किसी को खुश करने के लिए या किसी के आदेश के ऊपर कि हाँ जी ऐसा ऐसा कर दो, तो एक कहानी बनाई, टोटल कहानी थी। तो जब ये चीज़ें हो रही होंगी, ऑफ कोर्स सरकार को तो पता ही होगा कि भाई ये मूवमेंट किस वजह से हो रही है। देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि जब इंटेलिजेंस की बात होती है,
सरकार के हर हिस्से को नहीं पता होता। और इसीलिए जब ये बात एंथनी साहब के पास पहुंची, उन्होंने कहा ये गलत है। उनको पता था। कई बार क्या होता है, इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। आप कुछ करना चाहते हैं, आप उसको एडवर्टाइज करोगे क्या? और अगर आपको बिल्कुल ही उसको गुप्त रखना है तो वो बात सिर्फ 1 या 2 लोगों के बीच में होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। सही बात। तो थी एक कहानी बनाई है। आपको याद है जब आपने अखबार में पढ़ा कि जनरल वीके सिंह फौज लेकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने जा रहे हैं, इसीलिए आपका पहला रिएक्शन क्या था वो आर्टिकल देखकर? मेरा पहला रिएक्शन था, जिन्होंने वो आर्टिकल छापा बड़े नाम से, उनका नामकरण करने का। उनका नामकरण कूप्ता कर दिया गया है। शेखर कूप्ता। आपने उनको फोन किया कि ये क्या छापे हो? मैं किसको फ़ोन करोगे आप? कोई मतलब ही नहीं है किसी को फ़ोन करने का, क्योंकि ऐसी बेढंगी चीज़ कोई बोल दे तो उसको ना तो अपने देश के बारे में पता, ना अपने देश की फ़ौज के बारे में पता है। आपको फोन आए कि ये क्या छप गया है? आपके दोस्त यार जो भी होंगे? नहीं, सबको पता था ये सब बकवास। सेना के अंदर सबको पता था। उस दौर में आपने कई बार अपना इस्तीफा भेजा जो स्वीकार नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ? नहीं, ऐसा है कि उस दौर मतलब इस घटना से नहीं जोड़ रहा हूँ नहीं, इस आप घटना में नहीं। कई बार कई चीज़ें होती थी जिसमें पहला मौका मुझे याद है जबकि किसी ने कुछ पेशकश की कि आपको इतने पैसे दे देंगे अगर आप ये फाइल क्लियर कर देते हैं। तो मैं गया रक्षा मंत्री जी के पास और मैंने कहा कि अगर इस कुर्सी की इतनी कीमत है तो मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं नहीं रहना चाहता। तो उनका नहीं, आप रहिए, इसका हम इलाज करेंगे। ऐसे कई बार कई चीज़ें आई। तो आपने कितनी बार इस्तीफे की पेशकश की टोटल? वो 5 बार के करीब। 5 बार? वो ऐसा होता है ना कि कई चीज़ें जब आप अच्छी चीज़ के लिए कुछ करना चाहते हो और उसमें कुछ होता नहीं है, तो आप यही कह सकते हो ना कि भाई मुझे मुक्त कर दो, किसी और का रख लो। मैं तो बार बार इसी चीज़ के लिए आता रहूँगा। तो अभी आपने ये भी कहा कि एक दौर था जब जनरल वीके सिंह टारगेट किए जा रहे थे, ये क्यों हो रहा था? किसी को मेरी जगह बनाना था, बात ख़त्म। अब उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी था। भाई अगर पूरे देश में एक कानून है, पूरे देश में क्या पूरे विश्व में कानून है, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मायने रखता है कि नहीं रखता? उसी से आपकी एज मेजर होती है। वही है वहाँ पर, फौज में जमा हुआ है, सब कुछ है। उसके बाद आप मीन में एक निकालो एक कि जी वो आपने उस टाइम पे ना यूपीएससी की एप्लीकेशन में आपने उसमें ये लिख दिया था। भाई उसके नीचे एक कॉलम और नीचे लिखा हुआ है कि यूपीएससी जब तक आपका सर्टिफिकेट जमा नहीं होगा तब तक आपको इजाज़त नहीं देगा एनडीए में जाने की। अगर उन्होंने एनडीए में जाने की इजाज़त दी है सर्टिफिकेट मिलने के बाद स्कूल से, तो उसको मान लो ना। वो था जो भी, वो अलग दौर था। लेकिन अभी जब आप 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे थे और पिछले प्रधानमंत्रियों के साथ भी आपने काम किया, एज अ प्राइम मिनिस्टर आपको मोदी जी और बाकी प्राइम मिनिस्टर में क्या फ़र्क दिखता है? तो मैं आपको एक इसको उदाहरण के उसमें बताता हूँ। मनमोहन सिंह जी म्यांमार जा रहे थे और उस टाइम एक एट होम था सेनाध्यक्ष के घर पर, उसमें आए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, उससे पहले मैं जाकर आया था, तो उनका भी वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या है। तो मैंने कहा ये है, और मैंने कहा वो हमको नेटो बोलते हैं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा उनकी भाषा में नो एक्शन टॉक ओनली। बोले क्यों? मैंने कहा साहब आपने 5 साल पहले उनके साथ वायदा किया था कि हम आपको 4 जेसीबी, 5 डोज़र और ये सामान देंगे। सामान तो ज़्यादा नहीं था, 5 साल हो गए उसको। तो हमको यही कहते हो कि जी आप नो एक्शन टॉक ओनली हो। मैंने कहा अगर वो साहब आप हमको बता देते, फौज को देते, हम दे देते उनको, पैसे का मामला बाद में सेटल होता रहता।
बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, प्रोसीजर की बात होती है, ये होता है वो होता है। मैं मुस्कुराया, मैंने छोड़ दी बात में। प्रधानमंत्री से आप थोड़ा ना फालतू की बहस करोगे। अब हम लेते हैं मोदी जी। मोदी जी को। आप उनके पास अगर कोई समस्या लेकर जाओ, तुरंत आपको उस पर निर्णय मिलेगा। उनको बात समझ में आ जाती है जल्दी, निर्णय भी जल्दी देते हैं और कार्रवाई भी जल्दी करते हैं। और कई बार तो विकल्प भी और एक्स्ट्रा बता देते हैं कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए जो उनके संपर्क में आते हैं उनकी आस्था बढ़ती है। डिसाइसिव है। डिसाइसिव, डिसाइसिव और बहुत दूर की सोच है, और सोच बहुत विस्तृत है, छोटी मोटी नहीं है। मैं पहली बार उनसे मिला था 2013 में। हम लोग भूतपूर्व सैनिकों की रैली ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसमें वो निमंत्रित थे। तो उसके बारे में कैसे है क्या वो डिस्कस करने गए थे, क्योंकि 2-3 तरीके से चीज़ें हो सकती थी। तो वहाँ पे वो मुख्यमंत्री थे उस समय, तो बात करते करते फिर उन्होंने कहा देखो मैं सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाने वाला हूँ। तो मैंने कहा जी सबसे ऊंची? कहा संसार में सबसे ऊंची मूर्ति होगी। अब बोले उसके अंदर भारत का हर जगह का अंश होगा। तो मैंने कहा वो कैसे? बोले मैंने टीम भेजी हुई है, हर गांव की मिट्टी और हर गांव से लोहा लेकर आ रहे हैं, वो उसके अंदर जाएगा। किसकी सोच है इतनी कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनेगी, पूरा भारत उसके अंदर सम्मिलित होगा? बहुत विस्तृत सोच है। सर मैं ये स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने गया था, तो वहाँ पे पुरानी फ़ोटोज़ लगी हैं कि किस जगह पर वो सरदार पटेल की मूर्ति बनी है। तो जो भी और उसमें एक फ़ोटो है जिसमें नरेंद्र मोदी खड़े होकर उस लोकेशन को देख रहे हैं जहाँ पर आज वो मूर्ति खड़ी हुई है। उस फोटो को देखकर आई वॉज शॉक्ड कि उस जगह पर इतनी बड़ी मूर्ति खड़ी हो सकती है, कोई सोच भी सकता है, क्योंकि बिल्कुल वो सही। बिल्कुल ही उजाड़ जगह, बिल्कुल। मतलब एक छोटा सा टापू जैसा, वो भी उबड़ खाबड़, आसपास पानी, और वैसी आज जगह आज पे। कैसा लगता है और वो? आज मतलब लाखों लोग देखने जाते हैं उसको। लाखों लोग देखने जाते हैं, उसमें वही सब सुविधाएं जो शायद आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से मिलती हैं, उससे भी ज़्यादा मिलती उससे हैं। भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। तो ये विस्तृत सोच है, छोटी मोटी नहीं है। जब हम ये सारी बात कर रहे हैं कि सेना को नरेंद्र मोदी ने बहुत फ्री हैंड दिया हुआ है, आपको इससे पहले कोई प्रधानमंत्री याद आता है जिसने इतना फ्री हैंड दिया हो? देखिए फ्री हैंड, मैं ये कहूँगा कि इसको दूसरे तरीके से लीजिए। जो मैंने आपको कहा, उनका हाथ हमारी पीठ पर है। यानी कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि फ्री हैंड आप जहाँ मर्जी चले हाँ हाँ, जाएंगे, नहीं नहीं, ऑफ ठीक कोर्स। है। कई चीज़ों को आपको कुछ दायरे में रखना पड़ता है, लेकिन आप अगर ठीक काम कर रहे हैं और उसको और अच्छा करना चाहते हैं, पूरी आपको इजाज़त है। ऐसा कोई और याद आता है? ना, ऐसा नहीं। सेना का जो अपग्रेडेशन हुआ है सर, वो अगर हमारे दर्शकों को आप बता सकें कि आज एक सैनिक के पास जो हथियार और सुविधाएं हैं और पहले क्या हुआ करती थी। देखिए एक तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जिस तरीके से चीज़ों को और सरल और सुलभ बना दिया गया है, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारी बुलेट प्रूफ वेस्ट की समस्या थी। बुलेट प्रूफ वेस्ट भारत में बनती थी, एमके करके कंपनी है कानपुर में, बाहर के देशों को देती है, हम उससे बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं ले पाए। हम हर चीज़ के अंदर फ़र्क पड़ा है। आज आप AK-209 बना रहे हैं अमेठी में, फैक्ट्री में। अलग अलग तरीके से आपने प्राइवेट इंडस्ट्री को इसमें शामिल किया है ताकि और अच्छी चीज़ आप कर सकें। तो ये जो गति जो आई है, ये उनके कारण आई है, ये नहीं थी गति पहले। और इसीलिए अगर सेनाएं सुदृढ़ होती हैं तो उनमें उनका काफ़ी हाथ है। और इसीलिए कई बार मैं कहता हूँ कि दो चीज़ों को लोग मिस कर जाते हैं। एक,
कि आज की डेट में देश के किसी हिस्से में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहा, ये लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। बड़ी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं, लोग भूल जाते हैं। और अगर आतंकवादी घुस भी रहा है तो वो कश्मीर पार नहीं कर पा रहा। सोचिए कितने स्लीपर सेल टूटे होंगे, कितना इकोसिस्टम टूटा होगा, और ये अंदर अंदर हुआ है। किसी को इसके बारे में शायद पता भी नहीं नहीं, होगा। इसीलिए क्योंकि इन सब कामों के अंदर सब एजेंसियों को मिलके काम करना पड़ता है। और मेरी अपनी मान्यता ये है कि प्रधानमंत्री जी वो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को लेकर चलते हैं जब ऐसे मसले होते हैं, राष्ट्रहित का जब मसला होता है। और ये उनकी बहुत आप चाहे गति शक्ति ले लीजिए जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, चाहे आप और चीज़ें लीजिए, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। सब डिपार्टमेंट मिलकर जिसका जहाँ जो काम है वो करे उसके अंदर। ये नहीं कि जी उसके पास फाइल जानी है। ये जो डिफेंस सेक्टर की लॉबी थी सर, जो इतना दलाली खा रही थी, उनको भी तो नरेंद्र मोदी चुभते ही होंगे। इतना पैसा आता था अकाउंट में, सब इस आदमी ने आके बंद कर दिया। देखिए, वो ऐसे ऐसे दलाल हैं जो कि पता नहीं कितने वर्षों से हैं और उनकी पहुंच सब जगह है। वो चीन से भी दलाली कर लेता, अमेरिका से भी दलाली कर लेता, रूस से भी दलाली कर लेता। बहुत लोग हैं ऐसे। और अच्छा हुआ कि उनके ऊपर उनकी नकेल कसी गई है, बहुत अच्छा हुआ। पर जो लोग मना रहे हैं कि मोदी जाएं, उसमें वो भी होंगे। वो ठीक है, मुझे तो ऐसे लोग उस कैटेगरी में आते हैं जिनको हम कहेंगे कि देशद्रोही हैं। उनका देश से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप के लिए देख रहे हैं, मुझे किस चीज़ में फ़ायदा हो, मैं कैसे क्या चीज़ बेच दूं, देश से कोई मतलब नहीं उसको। ख़राब चीज़ आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, सकारात्मक चीज़ है। एक हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश हित के बारे में पहले सोचते हैं। मुझे उम्मीद है आज बहुत सारे लोगों ने आपको सुना होगा, तो उन्हें देश की सुरक्षा का जो मुद्दा है उसका एक टॉप एंगल मिला होगा कि कैसे चीज़ें रही हैं और कैसे चीज़ें बदली हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमसे धन्यवाद बात की। सुशांत, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।